नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा में बजट सत्र को लेकर कार्य मंत्रणा की बैठक जारी है। स्पीकर रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। विपक्षी दल कांग्रेस का कोई सदस्य बैठक में मौजूद नहीं है। 3 दिवसीय विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है। 4 महीने का लेखा अनुदान सत्र में पेश होगा। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। आपको बता दें कि देहरादून में विधानसभा को लेकर बजट सत्र जो होना है शुरू, उस पर कार्य मंत्रणा की बैठक जारी है। स्पीकर रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। वो पहली प्रदेश की महिला स्पीकर हैं और उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है तो उसका संचालन करना है। विधानसभा की कार्यवाही ठीक से चले उसके पहले आज रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। विपक्षी दल कांग्रेस का कोई सदस्य बैठक में मौजूद नहीं है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही दल के लोग बैठक में शामिल होते हैं, सुझाव है वो भी दे जाते हैं और सदन में ठीक से कार्रवाई हो ये भी कोशिश होती है। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस का कोई सदस्य बैठक में मौजूद नहीं है। हालांकि क्या कारण है इसके लिए तो कांग्रेस के जो नेता हैं वही बता सकते हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल ना होना, कई सवाल कांग्रेस के ऊपर उठ रहे हैं। 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है और ये छोटा सा सत्र जरूर है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। और विधानसभा का ये पहला सत्र जो कि चुनाव के बाद हो रहा है, इसमें 4 महीने का लेखा अनुदान सत्र में पेश किया जाएगा। तो इसकी तैयारियां और मंत्रणा को लेकर एक बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक में विपक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ है। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं। हमारे साथ देहरादून से संवाददाता जुड़ गए हैं, अभय कैंतरा। अभय, बैठक के बारे में और क्या अपडेट्स है फिलहाल? उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय बजट सत्र होगा, जिसको लेकर आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक यहां पर हुई थी। पहले दिन का बिजनेस क्या रहेगा सदन में, वो बिजनेस यहां पर, उस बिजनेस को लेकर विचार विमर्श यहां पर किया गया, मंथन यहां पर किया गया। और सबसे बड़ी जो बात रही इस बैठक में कि सत्ता पक्ष भी मौजूद रहा, विपक्ष भी मौजूद रहा, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो इस बैठक में मौजूद नहीं रहा। कारण यही बताया जा रहा है, जो संभवतः जो बातचीत हुई है उसमें यह है कि कांग्रेस अभी तक अपना विधानमंडल दल की बैठक नहीं आउट कर पाई और विधानमंडल दल की बिना बैठक आउट किए हुए कोई सीएलपी लीडर यहां पर तय नहीं हो पाया। यानी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका किसके पास रहेगी वो अभी तय नहीं हो पाया। और यही वजह रही कि इस बैठक में कार्य मंत्रणा समिति की इस बैठक में मुख्य विपक्षी दल की तरफ से कोई भी सदस्य यहां पर मौजूद नहीं रहा प्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन दूसरा जो विपक्षी दल है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके जो विधायक है मोहम्मद शहजाद, इस बैठक में मौजूद रहे। और पहले दिन के जो बिजनेस जो तय किया जाना, उसमें राज्यपाल का अभिभाषण के साथ यानी कह सकते हैं कि बजट सत्र की शुरुआत यहां पर होगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद उसका पाठ यहां पर किया जाएगा और फिर अगले दिन के लिए यानी 30 तारीख के लिए फिर एक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक यहां पर तय की जाएगी, जिसमें फिर से अगले दिन का जो बिजनेस होगा उस बिजनेस को लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी। और तब तक शायद कह सकते हैं कि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उनका सीएलपी लीडर भी यहां पर तैयार हो जाए या उनको किसी विधायक को यहां पर नियुक्ति दे दी जाए जो इस नेता प्रतिपक्ष की भूमिका यहां पर अदा करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कम वक्त बचा है। सुबह जब कार्रवाई शुरू होगी सदन की, तब नेता प्रतिपक्ष का तब तक तो कम से कम चुनाव हो जाना चाहिए, यानी सिर्फ आज का ही दिन समझ लीजिए। आज ये कह सकते हैं कि आज देर शाम यानी लगभग शाम को 5 बजे के करीब कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक यहां पर बुलाई गई है। कांग्रेस के जो सभी निर्वाचित जो विधायक हैं, उन विधायकों को यहां पर पार्टी मुख्यालय में बुलाया गया। यहीं पर जो पार्टी के जो प्रभारी हैं उनके साथ ये बैठक यहां पर होगी और उसी दौरान जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। यानी पार्टी के भीतर अभी भी कई दावेदार है। जी, दावेदार कई है, लेकिन देखिए जो बैठक होती है अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो क्या हुआ? क्या कोई सीनियर लीडर कांग्रेस का इस बैठक में शामिल नहीं हो सकता था, या फिर उन्हें एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था?
जी बिल्कुल, ये संभवतः कह सकते हैं कि विधानसभा की तरफ से इस बाबत कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों के पास यहाँ पर फोन भी किए गए थे, लेकिन कांग्रेस विधानमंडल दल की एक अपनी प्रक्रिया, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर ये कहा है कि जब तक पार्टी विधानमंडल दल की बैठक नहीं होती है और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जब तक पार्टी से किसी विधायक को दी नहीं जाती है, उस पर सभी विधायकों की सहमति होना आवश्यक है, क्योंकि सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष के साथ ही कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी के विधायक यहाँ पर खड़े नजर आएंगे। ऐसे में अगर कोई विधायक अपनी तरफ से इस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बाध्यता होती है कि जो दल है, जो निर्वाचित जो दल हैं, जिनके विधायक सदन में सदस्य हैं, उनमें से किसी एक सदस्य को यहाँ पर नामित किया जाता है। विपक्ष के लिए कह सकते हैं कि विधानसभा की तरफ से फोन जरूर गया था, लेकिन विपक्ष ने अपनी बाध्यता यहाँ पर बताने का काम किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक अभी नहीं हो पाई है, आज देर शाम उस बैठक के होने की यहाँ पर चर्चा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कोई सदन का जो सम्मानित सदस्य है वो अपनी तरफ से इस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं जा सकता है, क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सिर्फ वही लोग यहाँ पर जाएंगे जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के सदस्य होंगे। और सदस्य कौन होगा ये कांग्रेस पार्टी अभी निर्धारित करेगी कि उनके विधानमंडल दल की तरफ से कौन इस कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये संभवतः कहा जाता है कि जो पार्टी के जो सीनियर मोस्ट जो लीडर होते हैं, जो सीनियर विधायक होते हैं, वही कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य यहाँ पर बनाए जाते हैं। उसमें संख्या 1 या 2 कही जा सकती है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी सिर्फ 2 विधायक यहाँ पर मौजूद रहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री मौजूद रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहते हैं और 1-2 सदस्य और यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के भी 2 सदस्य बैठक में मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन अभी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक नहीं हो पाई है, कांग्रेस ना ही सीएलपी लीडर का चुनाव हो पाए। अपनी ही पार्टी की समस्याओं में उलझी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में जनता की आवाज कैसे उठाएंगे जब वो अपने में ही उलझे रहेंगे। अब आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटती हूँ एक और खबर पर, हम आपसे चर्चा करेंगे। इधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा परिषद में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया। इस दौरान विधानसभा कर्मचारियों ने यज्ञ में आहुति डालकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों और कार्यों को करने का संकल्प लिया। नए स्पीकर ने बताया कि वो हर नए और महत्वपूर्ण काम की जो शुरुआत है यज्ञ से करती है और ईमानदारी से कार्य पूरा करने का संकल्प लेती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी कर्मचारी उनके परिवार की तरह हैं और वो उनकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी। रितु खंडूरी ने कहा कि वो प्रदेश हित में कार्य करने के लिए संकल्पित है। हाथों से शुभ कर्म करते हुए जिए, वाणी से भवन्तु। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने सीएम प्रमोद सावंत को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गोवा नए आयाम को स्थापित करेगा। आपको बता दें कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, उत्तराखंड में शपथ ग्रहण हो चुका है। अब धामी जो है गोवा गए, जहां पर वो गोवा के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और नए सीएम को बधाई दी। और अब बात छात्रों के इम्तिहान की। जी हाँ, उत्तराखंड विद्यालयीन शिक्षा परिषद बोर्ड की आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। बता दें कि कोरोना के बाद पहली बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है, जहां 10वीं में 1,29,785 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं अगर 12वीं की बात करें तो 1,13,170 परीक्षार्थी शामिल थे। वहीं बच्चों में काफी एक्साइटमेंट के साथ ही डर भी दिखाई दे रहा था। इस बार 1,333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 191 संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं और 18 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज पहली पाली के पेपर की बात की जाए तो हिंदी का पेपर था और इसके बाद दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो चल रही हैं। 2 बजे से 5 बजे तक ये पेपर चलेगा और ये जो एग्जाम है 18 अप्रैल तक चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास है? 10th भी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पढ़ के आए हो? जी एक्साइटमेंट है? जी सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरा हिंदी का पेपर है और मैं 10th बी की छात्रा हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी लग रहा है थोड़ा? हाँ, घबराहट भी हो रही है।
उत्तराखंड में आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। पहली पाली में कक्षा 10वीं की परीक्षा को रखा गया, जबकि दूसरी पाली में कक्षा 12वीं की परीक्षा। प्रथम पाली के छात्र छात्राएं जब परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से निकले तो उनमें उत्साह दिखा गया। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि कोविड के बाद परीक्षा हुई है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी सुषमा गौरव ने बताया कि 17 सेंटर बनाए गए हैं, इनमें से 3,834 बच्चे पंजीकृत हैं। वहीं प्रथम पाली में 156 बच्चे अनुपस्थित रहे। आज बोर्ड का पेपर था हमारा, आज हिंदी का पेपर था। सुबह 7:30 बजे यहाँ पे एंट्री हो गया था। 8 बजे से लेके 11 बजे तक का पेपर था। हिंदी का पेपर था, बहुत बढ़िया गया। पहला पेपर हमारा पेपर तो बहुत बढ़िया गया। ये लॉकडाउन में उतनी पढ़ाई नहीं हुई, तब भी हमारा पेपर सर लोगों ने बहुत साथ दिया, जिससे हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया। यहाँ पर सुरक्षा एक क्लास में 2 टीचर्स थे। टीचर से मतलब कोरोना से भी वो मास्क हो, सैनिटाइजर हर चीज़ की व्यवस्था थी। टोटल हमारे 17 सेंटर्स में 3000। अब आज की जो हिंदी का पेपर आज हाईस्कूल का, उसमें 3,834 बच्चे पंजीकृत हैं। आज जो उपस्थित हैं 3,488 बच्चे उपस्थित हैं और 356 बच्चे अनुपस्थित हैं। तो मैंने नानकमत्ता क्षेत्र का भ्रमण किया आज, तो वहाँ 4 स्कूलों का लगभग मैंने भ्रमण नानकमत्ता में किया, 1 सितारगंज में किया। तो सभी जगह व्यवस्थाएं। प्रदेश में आज से बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हो गई है। पहली पाली में कक्षा 10वीं के हिंदी का पेपर हुआ। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए कई कदम उठाए। तो वहीं कोरोना काल के बाद पहली बार हो रही बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह दिखा गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने मौके का जायजा लिया। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा ऐसे शुरू हो चुकी है। पहली पारी का जो समापन था वो आज यहाँ पर हो चुका है। मैं खुद राजधानी देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ मंगला देवी इंटर कॉलेज का सेंटर पड़ा हुआ है। ये 10वीं क्लास के छात्र हैं जो हिंदी का पेपर देकर यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कुछ बालिकाएं, उनसे पूछते हैं कैसा एग्जाम रहा। अपना नाम बता दीजिए। विदीक्षा। आज पेपर किस सब्जेक्ट का था? हिंदी का था। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ आता था। सब कुछ आता था। कोरोना के टाइम पे पिछली बार आप लोग एग्जाम नहीं दे पाए थे कई सारे, लेकिन इस बार आप लोग ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे रहे हैं। कैसा लगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद? बहुत अच्छा लगा और बहुत ईमानदारी से सबने एग्जाम दिया, किसी ने चीटिंग वीटिंग नहीं की और सबको बहुत अच्छी तरह से एग्जाम भी आता था। सब बहुत अच्छा रहा, अच्छा अनुभव रहा। यस। हमारे साथ कुछ और बालिकाएं भी हैं जो एग्जाम देकर अभी हॉल से निकली हैं। नाम बता दीजिए अपना। चिंकी। आज हिंदी का पेपर था, कैसा रहा? बहुत अच्छा। कितना कॉन्फिडेंट है? जी अच्छा हुआ, पेपर अच्छा आया था, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ जी। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ये वो छात्र हैं हाई स्कूल के, इन 10वीं क्लास के वो छात्र हैं जो यहाँ पर एग्जाम देने के बाद यहाँ पर आए, और ये लोगों के चेहरे, इन चेहरों पर आप स्माइल देख सकते हैं, जो एक बड़ा उत्साह उनके अंदर झलका रहा है कि बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा गुजरा है, पेपर अच्छा आया हुआ था। और सुबह 8 बजे से एग्जाम शुरू हुआ था, क्योंकि पहले पूर्व में जो एग्जाम की जो टाइमिंग थी तो इस बार चेंज हुई, लेकिन इस बार एग्जाम सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का एग्जाम था। पहली पारी का जो यानी 10वीं क्लास का जो एग्जाम था 11 बजे का था, और इस एग्जाम में छात्रों ने बड़ा उत्साह के साथ कहा। उन्होंने कहा है कि ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं होने से कम उन्हें स्कूलों में अपनी चीज़ें मिली है और अब वो बैठ कर अपने स्कूल में परीक्षाएं दे सकते हैं, और ये बड़ा एक अनुभव भी अच्छा है। लेकिन बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। देखना भी ये होगा कि आने वाले दिनों में बोर्ड एग्जाम को लेकर छात्रों में जो अभी का उत्साह दिख रहा है वो किस तरह से आगे बना रहता है। कैमरामैन ससुंदर साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो छात्रों का इम्तिहान है, तो ऐसे में शुभकामनाएं तो देना बनता है। तो छात्रों को सीएम धामी ने भी शुभकामनाएं दी, क्योंकि आज से शुरू हो चुकी है 10वीं और 12वीं की परीक्षा। अपने ट्विटर हैंडल पर अकाउंट पर उन्होंने शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने छात्र छात्राओं के सुखद परिणाम की कामना की। ये प्रोत्साहन बढ़ाने की कोशिश भी होती है छात्र छात्राओं की, क्योंकि एग्जाम से हर किसी को डर लगता है, और वो भी जब कोरोना काल साल भर बीत गया हो और आप ऑनलाइन पढ़ते रहे हो। जब आप ऑफलाइन जाते हैं एग्जाम देने, सीधे पेपर देने के लिए जाते हैं, तो डर रहता है। और शुभकामना देने का मकसद यही होता है कि उत्साह बढ़ाया जाए। सीएम धामी ने छात्र छात्राओं के सुखद परिणाम की कामना की, उन्हें शुभकामनाएं दी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है आज से, और आपको बताते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। 28 मार्च यानी आज से 18 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। आज पहला पेपर था,
हिंदी का 10वीं का। 2.5 लाख छात्र छात्राएं इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 10वीं में 1,29,785 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि 156 इसमें अनुपस्थित रहे। अगर हम सितारगंज की बात करें और बाकी जगहों का आंकड़ा भी धीरे धीरे करके आएगा। संस्थागत 1,70,414, व्यक्तिगत 2,371। 12वीं में कुल 1,13,170 परीक्षार्थी शामिल और जिसका पेपर अभी चल भी रहा है 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। परीक्षार्थियों में 1,10,204 छात्र संस्थागत है और व्यक्तिगत 2,966, यानी जो प्राइवेट परीक्षा दे रहे हैं उनकी संख्या भी बता रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा के लिए कुल 1,333 केंद्र बनाए गए हैं और इनमें 34 एकल परीक्षा केंद्र है, जबकि 1,293 मिश्रित परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि छात्र छात्राएं दोनों यहां पर एग्जाम दे रहे हैं। 191 संवेदनशील है और 18 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी है जो चिन्हित किए गए, जहां नकल की आशंका सबसे ज्यादा होती है, वहां ज्यादा कड़ी सुरक्षा है। पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 165 और सबसे कम चंपावत में 40 केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि यहां कम परीक्षार्थी हैं। 2 पाली में परीक्षा हो रही है, एक सुबह 8 बजे से और 8 बजे से 11 बजे तक। पहला जो 10वीं का पेपर हुआ है और अब दूसरा जो पाली है वो 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। तो पहला पेपर हिंदी का था। एग्जाम्स जिन्होंने दिया उनसे बात भी की इंडिया वॉइस ने, उन्होंने कहा पहला पेपर अच्छा गया है। अब दूसरी पाली का, क्योंकि दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर है, पेपर खत्म होने के बाद पता चलेगा कि आखिर 12वीं का पेपर कैसा है। इस बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो एग्जाम यानी छात्रों के इम्तिहान की घड़ी, डर तो थोड़ा बहुत तमाम लोगों को लगता है। बच्चों से बात की है अभय कैंत्रा ने, उनके पास चलते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। अभय, आपने बातचीत की छात्राओं से, चेहरे पर थोड़ी सी संतुष्टि नजर आ रही थी कि हम इतने दिनों बाद आए लेकिन हमारा पेपर अच्छा गया है और शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है हमारी हिंदी के पेपर की। सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि 2 साल बाद ऑफलाइन मोड में बोर्ड परीक्षाएं यहाँ पर शुरू हो पाई है। पहले वर्ष यानी 2020 में कहा जा सकता है कि 2020 में ऑनलाइन यहाँ पर एग्जाम शुरू कराए गए थे, जिसमें ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर बच्चों ने घर बैठकर ही एग्जाम अपने यहाँ पर दिए थे। तो ऐसे में जो पारदर्शिता कही जा सकती है वो ना के बराबर समझी जा सकती है। 2021 में घर बैठकर ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, लेकिन वो उसको भी बाद में कैंसिल करना पड़ा था। तब ये कह सकते हैं कि छात्रों के जो पूर्व की जो कक्षाएं थी, जो बीच में प्री बोर्ड जो हुए थे, उसके आधार पर जो मार्क्स थे उसी आधार पर अपग्रेड करने का काम छात्रों को किया गया था। लेकिन 2 साल के बाद अंततः ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोरोना नियंत्रण में आया, 2 साल के बाद बोर्ड एग्जाम के छात्रों ने अपने और स्कूलों में जाकर, परीक्षा केंद्रों में जाकर एग्जाम दिए। छात्रों के चेहरे पर जो खुशियाँ थी वो साफ तौर पर इस बात का प्रमाण थी कि एक उत्साह उनके मन में था और इस एग्जाम को लेकर उनका उत्साह भी देखते हुए बन रहा था। खुशी इस बात की थी कि जो उन्होंने घर पे बैठकर ऑनलाइन जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का उनको सफल रिजल्ट देखने को मिला। परीक्षा में वो ज़्यादातर प्रश्न उनके लौटे और उन्होंने अच्छा पेपर हल करने का काम यहाँ पर किया है। और सबसे बड़ी अगर चिंता की बात कही जा सकती है तो ये थी कि अभी भी लगभग पूरे प्रदेश भर में जो अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, 2% छात्र लगभग इस परीक्षा से, बोर्ड एग्जाम से यहाँ पर गैर हाजिर रहे हैं। लगभग 2% छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि उनके पीछे का कारण क्या था, उनको तलाशने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी तक का जो माहौल देखने को मिला, उस माहौल में शिक्षा विभाग की जो तैयारियां थी, उन तैयारियों के चलते परीक्षा अच्छी संपन्न होती नजर आ रही है और नकल विहीन परीक्षा को बनाने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है। 3 स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पर तैयार की गई है जो नकल को रोकने का प्रयास यहाँ पर करेंगी। स्कूल की अपनी फ्लाइंग रहेंगी, इसके अलावा जिले स्तर की अपनी रहेंगी, मंडल स्तर की और उसके बाद राज्य स्तर की। ये पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करती रहेंगी और किसी भी स्कूल में परीक्षा के दौरान जाकर वहां पर नकल की सुरक्षा को लेकर अपना जायजा ले सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि परीक्षाएं तो शुरू टिपिकल आज पहला पेपर था। सुबह की जो पहली पारी रही है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के इस दौरान के कह सकते हैं कि 1-2 जगहों पर जो भी पहाड़ी क्षेत्र थे वहां पर इस तरह की 1-2 घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन बाकी जगहों पर पूरी तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर को यहाँ पर संपन्न कराने का काम किया गया। अभी 2 बजे से 5 बजे तक की दूसरी पारी यहाँ पर शुरू हुई है, जिसमें इंटर क्लास यानी 12वीं क्लास के छात्रों का पेपर चल रहा है। सब्जेक्ट
हिंदी है, यानी आज हिंदी के ही पेपर थे, चाहे वो 10वीं का हो 12वीं का हो, आज हिंदी का पेपर था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इन पेपरों में नकल बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलती है। छात्रों का हिंदी प्रिय सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे में छात्रों ने पढ़ाई ज़्यादा करी है, तो आज के दिन तो ये नहीं चीज़ें। लेकिन जब मैं ये कह सकता हूँ कि गणित और अंग्रेजी के जब पेपर आएंगे तो उस दौरान ये चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है, संभावनाएं नकल की ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस दौरान कह सकते हैं कि नकल को रोकने के लिए स्कूल प्रशासन अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं ज़्यादा चाक चौबंद रखता है। तो आने वाले दिनों में वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को भी मिलेंगी। लेकिन विभाग का दावा साफ तौर पर यही है कि नकल विहीन परीक्षाएं इस बार कराई जाएंगी और उसके लिए छात्रों को पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है कि वो अपने स्तर पर अच्छी पढ़ाई करें। किसी को कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आती तो उसके लिए पूरे स्कूल में, यानी पूरा साल भर अपने स्कूल के जो शिक्षक थे उन शिक्षकों से संपर्क भी कर सकते थे। तो ये समझा जा सकता है कि बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। लगभग 2.5 लाख बच्चे इस बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर बैठ रहे हैं और ये बड़ा आने वाले समय के लिए यही वो भविष्य है जो अच्छी पढ़ाई यहाँ पर करेंगे और फिर देश और राज्य को चलाते हुए नजर आएंगे। चीज तो ये रही अब है कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, यानी कि मास्क, हैंड सैनिटाइजर लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं कितना जरूरी है। शुक्रिया आपका अभय कैंतरा तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर शासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी बजट सत्र को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अभी तैयारियों के मामले में पिछड़ी हुई नजर आ रही है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक आज शाम आहूत की गई है। इसमें बजट सत्र को लेकर मंथन किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसका अनुसरण किया जाएगा और जिस विधायक को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को बढ़ाने का कार्य किया है। आपने ये जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके से टिकट का जो वितरण देखा था वो दर्शा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को मौका देने का कार्य किया। देहरादून से बड़ी खबर है। हरीश रावत का बड़ा बयान। सोशल मीडिया पर अफवाहों के वायरल होने से हरदा नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर गलत खबरों को प्रचार प्रसार का आरोप लगाया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को लेकर हरदा जांच करवा रहे हैं। आरोप सही साबित होने पर कहीं राजनीति से संन्यास की बात। उन्होंने कह दिया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, अगर उनमें सच्चाई है, जांच की जा रही है, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गांधी जी की प्रतिमा के सामने राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हरीश रावत ने एक बहुत बड़ी बात कही है। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको लेकर वो नाराज हैं। अफवाहों के वायरल होने के बाद हरदा ने एक बड़ी बात कही है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गांधी जी की प्रतिमा के सामने राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हरीश रावत ने इस बार चुनाव लड़ा था लाल कुआं से, वो हार गए थे, तब भी कुछ इस तरीके की बातें कही गई थी। अब एक बार फिर से उनका ये कहना कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इंतजार होगा कि आखिर विरोधी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और खुद की हार से आहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिना नाम लिए कुछ कांग्रेसियों पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने मेरा इंतजाम करने के बाद बेटी की हार का भी इंतजाम कर दिया था। इसके साथ उन्होंने आने वाले समय में ऐसे लोगों को बेनकाब करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद काफी समय से सोशल मीडिया में उन पर बिना सिर पैर के हमले करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। हरीश रावत ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कहने वाले व्यक्ति को पार्टी में पदाधिकारी बनाने वाले का नाम भी अब सामने आ चुका है। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि यदि वो पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय में उपवास पर बैठ गए तो एआईसीसी को स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच बैठानी पड़ेगी। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।